आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th भूगोल के फरवरी महीना के मंथली असेसमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का है। और यहाँ पर देखिए आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए, क्योंकि आपका जो क्लास 11th का फाइनल एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जब मॉडल पेपर आएगा टर्म 2 वाला, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो देखिए शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए भारत का जो अभी जो वर्तमान में जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अभी वर्तमान का अगर बात किया जाए तो अभी इतना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये चीज ऐसे भी लिखा जाएगा 82 डिग्री ऐसे, और यहाँ पर 30 मिनट में इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्व ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड में अगर बात किया जाए भारत का स्थान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वां नंबर में आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आप बोलेंगे सर अब जो छोटा हमारा और देश होता है वो क्या क्या है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी यहाँ पर भारत का जो स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पर कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। देखिए उत्तर से दक्षिण तक का अगर अधिकतम लंबाई का अगर बात किया जाए कितना है हमें बताना है, तो यह 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है सर, याद रहेगा। और पूरब से पश्चिम की ओर अगर बात किया जाए, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम में जो हमारा अधिकतम चौड़ाई जो होगा, अधिकतम जो चौड़ाई हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अधिकतम चौड़ाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, घ नंबर में दिया गया है। अगर चौड़ाई बोला जाता पूरब से पश्चिम में जो अधिकतम चौड़ाई जो होने वाला था यहाँ पर क्या हो जाता 2933, और यहाँ पर क्या बोला गया, अधिकतम लंबाई बोला गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 3214 किलोमीटर। फटाफट नोट करिए, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था। तो याद रखिएगा हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वहां पर क्या था, तो देख लीजिए यहाँ पर पहले आप ऑप्शन को देखिए, तब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर उस टाइम जब मतलब हिमालय का उत्पत्ति नहीं हुआ था उस टाइम क्या था, तो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ, तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। 6 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि दोदा बेटा। देखिए दोदा बेटा है, कहीं पर ये लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, डोडा बेटा, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट डाउन करिए। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, तो कंचनजंगा। क्या हो जाएगी, कंचनजंगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि आंध्र प्रदेश में स्थित
तटीय भाग क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके हम लोग देख लेते हैं आगे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा जैसे कि जो पूरे विश्व जो है हमारा पूरा संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है, और जो और 6 देश जो है उनका हमें नाम बताना है। देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत से बड़े 6 देशों के नाम बताएं। तो एक हो गया रूस, दूसरा हो गया कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा भारत का नाम आता है। तो भारत का जो स्थान है कितना है? 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि भारत की लंबी तटरेखा के किन्हीं 2 लाभ को लिखें। पहला लाभ क्या है कि भारत में लंबी तटरेखा होने के कारण भारत विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये एक बात हो गया। दूसरा बात, इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों में खनिज तेल, नमक, मोती, मूंगा आदि की भी प्राप्ति होती है। ये 2 चीज लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तो लिखने बोला था, मैंने आपको दोनों का दोनों बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिए, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की खादर भूमि से क्या तात्पर्य है, और अथवा देखिए नीचे दिया गया कि बांगर भूमि से क्या आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया गया है पर अथवा है। अथवा माने क्या होता है कि ऊपर में क्वेश्चन मिलेगा, नीचे में क्वेश्चन मिलेगा, और दोनों में से मात्र आपको एक का ही आंसर देना है। लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों का दोनों आंसर बता देता हूं, लेकिन आप लोग परीक्षा में मात्र एक ही क्वेश्चन का यहां पर आंसर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। खादर भूमि क्या है, बांगर भूमि क्या है, और आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि खादर जैसे कि जो पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, खादर, बांगर, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए खादर भूमि, तो भूमि के निचले मैदान या भाग जहां हर साल बाढ़ का पानी नई जलोढ़ मृदा बिछा देती है, जिसके कारण अधिक क्या है उर्वर होती, उसे खादर भूमि कहते हैं। पंजाब के मैदान में से बेट कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अथवा देखिए जो बांगर भूमि है, तो भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। देखिए यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसमें चूना कंकड़ पाए जाते हैं, या पुराने जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वर होते हैं। इसको लिखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर लिख दिया है सर, आप नोट करिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है, बात को समझिए। तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफी तीव्र है, इसलिए नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है। अर्थात ये नदियां डेल्टा न बनाकर क्या है ज्वारनदमुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। नोट करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के भावर तथा तराई क्षेत्र में क्या अंतर है। चलिए भावर के बारे में देखते हैं। तो हिमालय की नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय क्या है शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थर का निक्षेप करती है, इसे भावर कहते हैं। इस पट्टी में सरिताएं विलुप्त हो जाती है, और तराई क्या, तो भावर की पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरिताएं विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर सरिताएं पुनः निकल जाती है। यहाँ नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो देखिए, पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश क्या क्या है देखिए, जिसमें भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि शामिल है सर। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 के भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिस दिशा में सूर्योदय होता है, पूर्व से तो सूर्योदय होता है, अतः इस प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाता है, और सूरज जब तक भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात तक पहुंचता है तब तक 2 घंटे बीत चुके होते हैं। किंतु दोनों स्थानों पर घड़ी एक ही समय दर्शाती है, घड़ी एक ही टाइम दिखाता है सर। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारे पास क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा किन किन देशों के साथ लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान में लगती है। में कर दीजिएगा, ठीक है, में शूट कर देता है यहाँ पर सेंटेंस को, तो में लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, आगे देख लीजिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा ये भूगोल वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत के भू आकृति खंडों को मानचित्र की सहायता से दर्शाएं। देखिए सर, मानचित्र का एक अलग सा मैं वीडियो लेकर आऊंगा एकदम ट्रिकी कंसेप्ट के साथ, एकदम ट्रिक के साथ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया है क्योंकि मानचित्र का काम है, मानचित्र के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग मानचित्र के क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं। भारत के प्रायद्वीप पठार की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। तो देखिए, और अथवा देखिए और एक क्वेश्चन दिया गया कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर अथवा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीप का माने क्या होता है। प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। माने मान के चलिए जैसे भारत का जो निचला हिस्सा जो इस प्रकार से जो है ना, भारत का नक्शा अगर आप लोग देखेंगे तो इसके हर तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या ये स्थल है। तो ये जो चीज होता है, तीनों तरफ आपको पानी का पानी ही मिल जाएगा और एक जगह पे आपको स्थल मिलेगा, यही होता है आपका प्रायद्वीप। अब देखिए प्रायद्वीप का क्या क्या विशेषता है, यहाँ पर मैंने एक एक करके हर एक चीज को लिख दिया है, आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पर 3 ठो लिखने बोला है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, आप लोग लेकिन 3 ठो लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है। प्रायद्वीप पठार की विशेषताएं देखिए, नर्मदा और तप्ती जैसी कुछ ही नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, ये हो गया एक पॉइंट। यहां कोई विख्यात पहाड़ी स्थल नहीं पाया जाता है, ये हो गया दूसरा। ये प्राचीन काल से ही अपर्दन के चरण में है, ये हो गया आपका अगला, ठीक है। और ये खनिजों का भंडार है, ठीक है। पठारों से निकलने वाली नदियां बरसाती है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये सबको आप लोग नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर मैंने भूगोल का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया आप लोगों को, और आपका एक आया हुआ है इंग्लिश, ठीक है। शायद इंग्लिश कोर है या फिर इंग्लिश इलेक्टिव है, जहां तक मुझे थोड़ा मतलब ये याद कम है, लेकिन कोर होगा या फिर इलेक्टिव होगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।